नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। कानून और आप और अली बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 20th ऑफ जुलाई 2015 को अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो ईद की खुशियों की मुबारकबाद के साथ जिन लोगों ने ईद सेलिब्रेट की इस लास्ट वीकेंड पे, आई होप आपने बहुत अच्छी ईद गुजारी और बड़ी खुशियों के साथ ईद नसीब की आपको खुदा की तरफ से। और अब अपना प्रोग्राम शुरू करता हूँ सबसे पहले हमारे अपडेट्स के साथ और कुछ अनाउंसमेंट्स के साथ। अनाउंसमेंट सबसे बड़ी पहले तो मेरी जो होती है अपनी कि कहाँ पे अपॉइंटमेंट्स होंगी, कहाँ पे इस हफ्ते में मैं रहूँगा, उसके बारे में होती हैं। मैं जो अब कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी एक शिकायतें कह लें या लोगों के शिकवे आ रहे थे कि जी आपसे बात नहीं होती है, आपसे मुलाकात नहीं होती है, तो मैंने अब ये कोशिश की है कि मैं एक ही दफ्तर में बैठ के वहीं पे लोगों से बातचीत करूं। सो अगर आप मेरे मुझसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो अब मैं फिंचली ऑफिस में ही होता हूं, मैं वहीं पे लोगों से मुलाकात कर रहा हूं। बाकी जो चीज़ें हैं अपनी इल्फर्ड ऑफिस की और साउथ हॉल ऑफिस की, जैसा मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, आप कहीं पे भी चले जाएं, मेरी आपके साथ वहाँ पे भी बात हो जाएगी। आप आराम से बैठे वहाँ पे, आपको हम आराम से एक स्क्रीन के सामने बिठाएंगे और आपके सामने स्क्रीन पे मैं आपके सामने नमूदार हो जाऊँगा और वहाँ पे हम फ़ौरन बात कर सकेंगे। और इस तरह का कोई मसला नहीं है, आपकी जो भी इशू हो उसको हम डील कर सकते हैं। मैनचेस्टर इस हफ्ते मेरा प्रोग्राम नहीं है, इस हफ्ते प्रोग्राम है इंशाल्लाह बर्मिंघम जाने का, लेकिन वो भी तब अगर मुझे कोई इंटरेस्ट मिलेगा अभी, क्योंकि मैंने आज चेक नहीं किया कि कोई अपॉइंटमेंट्स बुक हुई हैं कि नहीं। सो माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह आपके सामने आके बैठ गया हूँ यहाँ पे कि मैंने खुद चेक नहीं किया। अगर आपका इंटरेस्ट है बर्मिंघम में मुलाकात करने का इस थर्सडे को, सो प्लीज़ मुझे आप कल किसी तरह से इन्फॉर्म कर दीजिए, कल बता दीजिए, अपना इंटरेस्ट जाहिर कर दीजिए, तो फिर मैं बर्मिंघम करूँगा। अदरवाइज़ फिर मैं इंशाल्लाह फिंचली में ही लोगों से मुलाकात करूँगा इस थर्सडे को भी। सो अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। जो मैं एक पहला पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा था, जिसकी तरफ मैं पहुँचना चाह रहा था जल्द से जल्द, वो ये पॉइंट है कि आज मेरे पास बाय चांस ही 3 क्लाइंट्स ऐसे आए कि जिनके तीनों के बड़े सिमिलर मैटर्स थे। अब वो सिमिलर मैटर्स क्या थे? उन्होंने एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशंस डाली थी और वो एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशंस उनकी रिफ्यूज़ हो गई किसी ना किसी वजह से, और उसके बाद उन्होंने आगे से अपील्स की। अपील्स उनकी चलती रहीं, कितना कितना टाइम गुजर गया, कभी कोर्ट्स में इंतज़ार हो रहा है, कभी हेयरिंग डेट नहीं आ रही, कभी कोई एडजर्नमेंट हो रही है, और उसके बाद आखिर में जाके उनकी हेयरिंग्स के बाद भी उनके मैटर्स रिफ्यूज़ हो गए। रिफ्यूज़ होने के बाद उन्होंने अपील्स करने की कोशिश की, लीव टू अपील करने की कोशिश की, वो भी रिफ्यूज़ हो गई। और अब वो फाइनली आज मेरे पास 3 मैटर्स, आज सिर्फ आज के दिन में 3 मैटर्स ऐसे थे मेरे पास जो मैं पहले बैठ के पूरा पढ़ रहा था और फिर मैं सर हिला रहा था कि यार ये क्या है और ये क्यों है। क्यों? वो इसलिए तीनों मैटर्स के अंदर उन्होंने एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन की जिसके अंदर एक फेटल फ्लॉ था, यानी उसके अंदर एक ऐसी गलती थी जिसको वो पूरा कर ही नहीं सकते थे, यानी जिसको वो अपील पे जाके जीत ही नहीं सकते थे। सो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये मेरा आज का टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था कि जब आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन हो जिस एप्लीकेशन में आपने करने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि आपको पैसा पता चले कि इस एप्लीकेशन को तो मैं जीत ही नहीं सकता, तो फिर क्या सेंस बनती है कि आप उसी के पीछे लगे रहें, उसी की एप्लीकेशन को आगे पीटते रहें, उसी को लेकर चलते रहें, उसी के अंदर कोशिश करते रहें कि जी कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकल आए। या सेंस इस चीज़ की बनती है कि जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक ऐसी गलती है जिसको आप कानून को अब पूरा नहीं कर सकते या जिस रिक्वायरमेंट को आप पूरा नहीं कर सकते, तो क्या बेहतर नहीं है कि आप उस एप्लीकेशन को विड्रॉ करें और फ़ौरन एक नई एप्लीकेशन डाल दें जिसमें आपने उस गलती को, उस शॉर्टकमिंग को, उस शॉर्टफॉल को आपने पूरा कर लिया हो। अब आज के तीनों जो एग्जाम्पल्स थे मेरे पास वो ऐसे ही थे। अब एक एग्जाम्पल था उसके अंदर, वो कहते हैं कि जी मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट्स भी थे, सारा कुछ था, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट साथ लगाए नहीं। दूसरे केस के अंदर बैंक स्टेटमेंट्स थी जी, लेकिन उन्होंने 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स लगाने की बजाय 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगा के एप्लीकेशन डाल दी। अब 1 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगाने का मतलब यह है कि आपको मालूम है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन आपकी बैंक स्टेटमेंट्स लॉ के मुताबिक पूरी नहीं उतरती। आपने एप्लीकेशन कर दी, आपको 1.5 महीने बाद जाके आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं तो आपको पता चलता है, कोई आपको बताता है कि भाई 3 महीने की स्टेटमेंट्स लगाती हैं, आपने तो 1 महीने की लगाई थी। तो फिर क्या बेहतर यह है कि आप उसको चलने दें, रिफ्यूजल होने दें, उसके बाद कुछ करें, या बेहतर यह है कि आप उस एप्लीकेशन को फौरन विड्रॉ करें और उसकी जगह नई एप्लीकेशन डाल दें। हाँ ठीक है, अगर नई एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज होती तो आपको अपील का राइट नहीं मिलेगा उसके ऊपर, मोस्ट प्रॉब्ली, अगर आपका स्टेटस खत्म हो चुका होगा तो। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाती कि आपको नजर आ रहा है कि आपकी वीकनेस है और आप उसको कवर करके नई एप्लीकेशन डाल देते हैं, तो वो तो आपका फायदा हो गया ना।
आपके आगे से जो अपीलों का आपने खर्चा करना है वो भी बच गया। अक्सर लोग वेरिएशंस के बारे में कंफ्यूज्ड हैं कि जी वेरिएशंस क्या भला होती हैं, वो भी एक टेक्निकल चीज़ है, किसी और वक्त उसको मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा। आज मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि क्या किया जाए जब आपकी एप्लीकेशन की गई है जो उसके अंदर कोई खामी है जो आप पूरी नहीं कर सकते। खास तौर पे पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम की एप्लीकेशंस में ये याद रखिए कि जो डॉक्यूमेंटेशन आपने ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिट किए हैं सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है। आप उसके बाद कोई फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आगे नहीं डाल सकते बीच में। यहां पे अक्सर लोग मार खाते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट 1 महीने की मैच्योर हुई थी, वो मैंने साथ लगा दी, अब वो आगे चलो ठीक है जी रिफ्यूजल होगा, अपील में चले जाएंगे तो फिर देख लेंगे, मैं आगे जाके बैंक स्टेटमेंट्स दोबारा लगा दूंगा, तब तक मेरी तैयार हो चुकी होंगी। नो, ये चीज नहीं होती, अब ये चीज अब खत्म हो चुकी हुई है। इस चीज को जब तक आप समझेंगे नहीं, आप फिर भी गलतियां करते रहेंगे और लोग यहां पे इसी चीज के ऊपर मार खाते रहते हैं। और अफसोस उस चीज का होता है कि जहां पे वकील हजरात उनको फिर भी गाइड कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है जी देखते हैं क्या होता है। भाई क्या देखने वाला है? अभी आने से पहले कोई लिटरली 1 घंटा पहले एक क्लाइंट बैठे हुए, अब उनके साथ बात ये हो रही है कि जी आपने एप्लीकेशन की, अब उनके पेरेंट्स की एप्लीकेशन थी, अब बात ये हो रही है कि जी उन्होंने एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन वो पाकिस्तान से अपने पेरेंट्स को यहां पे बुलाना चाहते थे। अब उसके अंदर जो स्पॉन्सर है वो स्पॉन्सर यहां पे ना ब्रिटिश नेशनल है ना इंडेफिनिट लीव होल्डर है। उस स्पॉन्सर की आप कह लें कि वो क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है कि वो स्पॉन्सर यहां पे एंटरप्रेन्योर वीजा पे। अब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं मां बाप को यहां पे परमानेंट सेटल करने के लिए, जब स्पॉन्सर खुद अभी एंटरप्रेन्योर वीजा पे चल रहा है, यानी स्पॉन्सर खुद अभी सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल है। वो कैसे किसी को स्पॉन्सर कर सकता है? अब क्या हुआ जी, एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई, वकील ने कहा जी कोई चक्कर ही नहीं, मसला ही नहीं, करते हैं अपील, अपील में चलो। अब वो अपील में चले गए जी। अब अपील के अंदर उनको बैठे हुए मेरा ख्याल है 6 महीने गुजर गए हैं, अभी तक वो इंतजार कर रहे हैं कि जी हमारी हियरिंग डेट आने वाली है। अब हियरिंग डेट आएगी फिर क्या होगा? हियरिंग पे वो जाएंगे, जज ने पहले 5 मिनट में, पहले 2 मिनट में, पहले 30 सेकंड में उनको ये कहना है भाई आप करने क्या आए हैं जब आप कानून के ऊपर तो एप्लीकेशन ही नहीं कर सकते। अब ये चीज उनको पहले दिन से पता होनी चाहिए थी, या अगर पता थी और उन्होंने फिर भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया तो उनको करना चाहिए था, या उस वकील को रोकना चाहिए कि जी मैं उस केस को आगे ना लेके चलूं जिसमें जीतने की कोई चांस बनता ही नहीं है। अब मैंने उनको आज ये कहा कि जी आपने अभी तक जितना टाइम वेस्ट किया, जितना टाइम लगाया, जितना आपने पैसा इसके ऊपर लगाया, वो सब का सब आपका बिल्कुल जीरो हो गया है या जीरो हो रहा है, बिकॉज आप किसी तरफ जा ही नहीं सकते। आप इस कानून के अंदर आप जीत ही नहीं सकते केस को, जबकि कानून ये कहता है कि अगर आपने पेरेंट्स को यहां पे अपने बुलाना है, किसी भी डिपेंडेंट रिलेटिव को बुलाना है जो बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और डिसेबिलिटी अपने आप को लुक आफ्टर नहीं कर सकते, और आप उनको अफोर्डेबिलिटी ऐसी रखते हैं कि आप उनको वहां पे रख सकें, या अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते, या वो अवेलेबिलिटी नहीं, ये अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों की बातें आती। एनीवे पॉइंट ये आता है कि ये सब चीज़ों पर जाने में कि जी आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे उनको हेल्प अवेलेबल है कि नहीं, उनकी बीमारी क्या है, या उनकी एज कितनी है, या उनकी डिसेबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों पर जाने से पहले भाई स्पॉन्सर कौन है? अगर स्पॉन्सर ही आपका परमानेंट सेटल्ड नहीं है तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। अब ये इस तरह का एक एग्जाम्पल है जो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वकील साहब ने क्या कहा कि जी हम कोर्ट में जाते हैं, वहां जाके कोशिश करेंगे, हम ये कहेंगे कि जी ये जो इसके ऊपर एंटरप्रेन्योर वीजा पे हैं, ये भी तो इसी इंटेंशन से आए ना कि इन्होंने पक्का होना है यहाँ पे, तो जब ये पक्के हो जाएंगे तो फिर ये इस कानून के अंदर पूरे हो जाएंगे, तो जी बस इसको ऐसे कर दें। वो ऐसे 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 करते हुए जो खिचड़ी बना रहे हैं उसकी कोई सेंस नहीं बनती। कानून के अंदर आपको एक चीज को देखना है, ये साफ ब्लैक एंड व्हाइट कानून लिखा हुआ है, आप इसको देखते हैं, इसके मुताबिक आप हाँ या ना में फैसला करते हैं। हाँ, बहुत सारे एरियाज होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ना ये ब्लैक है ना ये व्हाइट है, ये ग्रे एरिया है। कोई ग्रे एरिया हो तो उसमें आर्ग्यूमेंट्स करनी पड़ती हैं, जिस तरह हम ह्यूमन राइट्स की आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जिस तरह हम बच्चों के ऊपर केसेस की आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो सारे ग्रे एरियाज आ जाते हैं जहां पे दोनों तरफ बात जा सकती है। लेकिन भाई एक चीज है जहां पे आपका चांस बनता ही नहीं, तो वहां पे आपको लड़ने का क्या फायदा? इसलिए ऐसी सिचुएशन में बजाय इसके कि आप अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट करें, अगर आपको नजर आता है कि आपकी एप्लीकेशन कामयाब नहीं हो सकती, आपको कहीं से पता चल गया या आपने देख लिया, तो अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करने से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लें एप्लीकेशन नहीं करने के लिए, बिकॉज एप्लीकेशन विड्रॉ करते ही आपके पास सिर्फ 28 डेज का टाइम होता है, जिस टाइम के अंदर आपने कोई नई एप्लीकेशन डालनी है। अब ये काम की बातें बता रहा हूं, मेरी अब कहानी खत्म, मेरी स्पीच खत्म, ये काम की बातें।
आपने जब एप्लीकेशन डालनी है, अपनी जो एप्लीकेशन आपकी चल रही है उसके होते हुए आप नई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, बिकॉज जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है वो सेक्शन 3C की लीव चल रही है, उसके अंदर आप नई एप्लीकेशन डालेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा एज इनवैलिड, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन पेंडिंग। हाँ, दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, नई एप्लीकेशन डालने की बजाय जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसकी वेरिएशन करा लें। यानी आप उनको ये लिखें कि जी मैंने जो ऑलरेडी एप्लीकेशन की हुई है, आपने अभी फैसला इसका नहीं किया, उसका फैसला होने से पहले मैं इसमें ये चेंजेस लाना चाहता हूं, तो फिर आपकी वेरिएशन हो जाती है। अगर आपकी एप्लीकेशन का फैसला हो चुका, आपको अपील का राइट मिल गया और आपने अपील भी कर दिया आगे से, फिर क्या होगा, फिर आप ये कर सकते हैं कि आप वेरिएशन कराएं ऑन द ग्राउंड्स के जी मेरी जो अपील चल रही है उस अपील के मैं ग्राउंड्स को चेंज करना चाहता हूं, जिसके अंदर मैं ये चीजें डालना चाहता हूं, फिर भी नई एप्लीकेशन आप नहीं कर सकते। अब अगर आप ये कहते हैं नहीं जी मैं वेरिएशन भी नहीं करना चाहता, मुझे पता है मेरे 10 साल कंप्लीट हो गए हैं, मैं अपनी एप्लीकेशन डालना चाहता हूं जिसकी बेस से मुझे स्टेटस मिले, तो फिर क्या करना चाहिए, फिर आप अपनी एप्लीकेशन जब करते हैं 10 साल की बेस पे तो आप अपनी अपील को विड्रॉ करते हैं और उसके साथ ही आपकी दूसरी एप्लीकेशन जाती है। अब या उसको आप विड्रॉ करके करें या वो एप्लीकेशन आपकी अपील चलते हुए भी डाल दी जाए, बिकॉज वो 10 साल वाली एप्लीकेशन है, उसकी वैलिडिटी डिफरेंट होती है। अब ये 10 साल वाली एक बात आ गई बीच में से, मैंने उसका जिक्र कर दिया, लेकिन ये हर एक के लिए अप्लाई नहीं होता। बट एनीवे, जो पॉइंट मैं इस तक बताना चाह रहा हूं वो ये है कि हर चीज का एक ही जवाब नहीं होता। जिस तरह आपने देखा बातों से बातें निकलते हुए कहां पे हम पहुंच गए, जहां पे एक जो हमने अभी रूल बनाया था वो रूल दूसरी चीज के ऊपर अप्लाई नहीं होता। सो हर चीज को आपने उसके मुताबिक देखना है, उसके एरिया के अंदर रहते हुए देखना है कि इसके ऊपर कौन सा कानून अप्लाई होता है और कौन सी चीज इस्तेमाल की जा सकती है इसके ऊपर। ठीक है जनाब। अब जो इंपॉर्टेंट बातें इसके अलावा मैं करना चाहता था, जो आपकी अपील्स का मामला, मैं हमेशा रोता पीटता रहता हूं कि प्लीज अपील में तब जाएं जब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी हो, जब आपको मालूम है कि आपका एविडेंस भी मौजूद है, जब आपको मालूम है आपके स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं, जब आपको पता कि जी इस केस को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करना जाके, तब आप उसके अंदर जाइए। अगर आपकी वो तैयारी नहीं है या आपको नहीं पता कि आपके वकील ने क्या किया, तो आपका पूरा पूरा एक हक बनता है कि आप अपने वकील से पूछें कि जी मेरे केस में क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है। अब ये वो बातें हैं जो कि बड़ी दफ़ा यहाँ पे रिपीट हो चुकी हैं, लेकिन मैं फिर भी रिपीट करता चलता हूँ बिकॉज इनकी कोई ना कोई वैल्यू बनती है हमेशा। मेरा ख्याल है अब नाज़रीन हम अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। पहली कॉल लेते हैं। जी हेलो, ब्रेक का टाइम हो गया जी। अच्छा, मेरा ख्याल है जी अब ब्रेक का टाइम हो रहा है। पहले हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आके फिर अपनी कॉल्स लेनी शुरू करते हैं। थोड़ी सी देर में दोबारा मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूँ, सीधा अपने सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जी पहली कॉल लेते हैं। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैं आपसे दो ओपिनियन चाहती हूँ अपने केस के बारे में। उससे पहले आपको अपना छोटा सा इंट्रो दे दूंगी। मैं जून 2011 में अपने हस्बैंड और दो बच्चों के साथ यहाँ आई थी स्टूडेंट वीजा पे, जबकि उनके पास डिपेंडेंट वीजा था, और मैंने पीजीडी कोर्स किया था कंप्लीट 1 साल का। अच्छा। उसके बाद मैंने सितंबर 2012 में एसीसी स्टार्ट किया था, जो कि मेरा दिसंबर 2014 तक चला था। तो उसके बाद जो है मैंने अभी एमबीए रिसेंटली कर रही हूँ और मेरे पास अभी अगस्त 2016 तक का वीजा है। ओके। और मेरे हस्बैंड जो है वो 18 प्लस सैलरी ले रहे हैं पर ईयर और रेगुलर प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज देयर। और बेटी अभी मेरी जो है वो 9 प्लस ईयर्स की है, जबकि मेरा बेटा जो है वो 6 प्लस ईयर्स का है। तो पहला तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मेरे पास अभी और क्या ऑप्शंस हैं, क्या वेज हैं जिसके लिए हम अपना वीजा प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। अभी तक मेरा स्टूडेंट वीजा ही था। अच्छा, और जी। और सर दूसरा मेरा सवाल ये है कि आई एम एक्सपेक्टिंग एज वेल एंड आई एम ड्यू इन नवंबर, सो आई वाज इंटेंडिंग टू कॉल माय मदर इन लॉ टू लुक आफ्टर माय सेल्फ, बिकॉज मेरे बच्चे भी छोटे हैं तो अभी और यहाँ पे कोई है नहीं रिलेटिव। तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे पास, उनको बुलाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, क्या प्रोसेस होगा उसके लिए? चलें, ठीक है जी। जो पहला आपका सवाल है वो तो बहुत ही आपका ओपन एंडेड किस्म का सवाल है कि जी बस स्टूडेंट वीज़ा पे हमने इतना टाइम गुजारा है, यहाँ पे अभी और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। आपको ये चीज़ सोच के चलनी है कि आपका स्टूडेंट वीज़ा जो होता है उसकी इंटेंशन हर वक्त यही होती है कि आपने ये कोर्स ख़त्म करके वापस चले जाना है। सो इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें, जो हम लोग सब भूल जाते हैं कि जी बस हम समझते हैं कि एक दफ़ा वीज़ा मिल गया तो हमारा हक बनता है कि आगे एक्सटेंशन होती रहें। ऐसी कोई बात नहीं है।
आपके सिलसिले में आपकी जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर आपने अगर वीज़ा एक्सटेंड कराना है, नंबर 1 आपके पास रीज़न क्या है उसको एक्सटेंड कराने का, पहले तो आपको उसको देखना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी बस मैंने रहना यहीं पर है इसीलिए मैंने एक्सटेंशन करानी है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा बाकी इमिग्रेशन रूल्स कहते क्या हैं। इमिग्रेशन रूल्स के अंदर अगर आप लीगली यहाँ पे एज अ स्टूडेंट चल रहे हैं, उसके बाद आप टीयर 1 जनरल में अगर जाना चाहें तो आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ता है। आप टीयर 2 जनरल में जाना चाहें यानी वर्क परमिट के ऊपर जाना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, रेजिडेंट लेबर मार्केट टेस्ट करना पड़ता है, या अगर आपने डिग्री की हुई है तो आपको शायद उसकी एग्जाम्पशन मिल जाए। फिर आप और क्या इमिग्रेशन रूल्स में देख सकते हैं, आपके जो इन्वेस्टर वाला वीज़ा है आप उसके अंदर स्विच कर सकते हैं, स्पाउस वाला आपके ऊपर अप्लाई नहीं होना, तो और को बहुत लंबी चौड़ी कैटेगरीज रह तो नहीं गई यूके में। वो इसलिए है कि उन्होंने ये सारे रास्ते अब बंद कर दिए हैं, और वो बंद करने का मकसद क्या था, वो यही था कि जो लोग स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे वो एज स्टूडेंट्स रह के अपनी ज़िंदगी एज स्टूडेंट्स यहाँ पे गुजारें एंड देन दे लीव। सो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है कि बस आपने इतना ओपनली, इतने आराम से, आपने इतना कंफर्टेबली ये चीज़ पूछ ली कि अच्छा जी बस मैंने स्टूडेंट बस सिर्फ एक्सटेंशन करानी है तो कैसे कराना है। आपने ये नहीं सोचा कि अच्छा जी आप स्टूडेंट थी तो आपकी इंटेंशन और ये वो सारा कुछ, तो आपका क्या बनता है। आपकी बात सुन के सिर्फ ये लगता है कि आप यहाँ पे बाय हुक और बाय क्रुक रहने को तैयार हैं कि बस जिस तरह से भी हो हमारी यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाए। बट अब जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो आपके बहुत खिलाफ चलेंगे। अब बात आ जाती है इमिग्रेशन रूल से हट के कि अच्छा हम ह्यूमन राइट्स की तरफ जाके देखें तो क्या बात बन सकती है आपके लिए। अब उसके अंदर सबसे बड़ी बात, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये कि आपके कोई भी बच्चे ने अभी यहाँ पे 7 साल नहीं गुजारे हैं, सो वो बच्चों वाली चीज़ भी आपके ऊपर अप्लाई नहीं होती। अब बात आती है कि जी आपकी अपनी कोई ऐसे राइट्स बन रहे, कोई आपकी अपनी ऐसी लाइबिलिटीज़ बने, आपके हस्बैंड के कुछ बने, आपकी इनकम वगैरह का है, उस पर मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब अगर आप भी यूके नेशनल नहीं है या इंडेफिनिट लीव होल्डर नहीं है, आपके हस्बैंड भी नहीं है, आपके बच्चों में से कोई ब्रिटिश भी नहीं है, उनको यहाँ पे 7-8 साल भी नहीं गुजरे हैं अभी, तो फिर आप किस बेस पे जाएंगे कि आपको यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कुछ ना कुछ स्टेटस मिल जाए। सो इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट जो आपकी सिचुएशन है। मेरे पास इस तरह की सिचुएशन में जब लोग आते हैं तो मैं उनको बिल्कुल साफ यही बताता हूँ जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे अभी आपका और कुछ नहीं बनता। हाँ, आप अगर चाहें कि नहीं जी बस जो मर्जी हो जाए, हमने यहाँ से नहीं जाना, हमें प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, अगर आपको ख़तरा है तो आप असाइलम की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपको बहुत मुश्किल होगा प्रूव करना, बिकॉज इतने साल से आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपने कभी असाइलम का जिक्र ही नहीं किया। अब अगर आप कहते हैं कि जी ख़तरा भी है लेकिन वो असाइलम वाली कैटेगरी में नहीं है, यानी रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल ओपिनियन, इन 5 रीजंस में से किसी भी वजह से नहीं है, लेकिन आप फिर भी समझते हैं कि आपकी कोई डिफिकल्टी है जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते, तो आप एक कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिसको हम वो FLR वाली एप्लीकेशन कहते हैं। अब अगर आपने वो एप्लीकेशन डाली, पहले होता था लोग बस धड़ाधड़ वही डालते रहते थे, अब होम ऑफिस ने उसके लिए बड़ी सख्ती पैदा कर दी है। क्यों? बिकॉज नाउ ईच ऑफ यू हैज टू पे 1149 पाउंड्स। 1149 ये कहां से आया? 649 पाउंड होम ऑफिस की फीस है, और जब आपने अप्लाई करना है डिस्क्रेशन लीव के लिए या किसी भी लीव के लिए तो आपको कम से कम 2.5 साल के लिए NHS के सरचार्ज देना पड़ता है, जो कि 500 पाउंड बनता है। सो पर पर्सन आपकी फैमिली को यहाँ पे 1149 पाउंड देना पड़ेगा। सो अब आपके साथ अगर 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों को और हस्बैंड एंड वाइफ को दिखा के आपके 5 जो फैमिली मेंबर्स आप लोग बनते हैं, आपका क्लोज टू 6000 पाउंड्स तो आपका सिर्फ और सिर्फ होम ऑफिस और NHS में चला जाएगा। उसके ऊपर फिर आप अपनी बाकी फीसें डालेंगे और उसके ऊपर भी आपकी एप्लीकेशन मंजूर नहीं होगी, रिफ्यूज होगी। ये मैं आपको अभी बता सकता हूँ, एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज होती है, फिर आप आगे से उसके अंदर कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस डालते हैं, कोई फ्रेश क्लेम, कुछ ये को जो भी आप करना चाहें, लेकिन वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके स्टेटस को रेगुलेट कर सकेगी। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एज अ लास्ट ऑप्शन बताता हूँ, जब आप कहते हैं कि नहीं जी हमें इतनी प्रॉब्लम है या इतनी मुसीबत है या इतनी कसम खाई थी कि वापस नहीं जाना, कि हमने यहीं से कुछ करना है, तो फिर क्या करें? फिर मैं कहता हूँ ओवरस्टे होने के बजाय कोई ना कोई एप्लीकेशन डालें। अब एक और चीज़ यहाँ पे जो इसी पॉइंट से बात निकलती है वो ये है, अक्सर लोग कहते हैं अच्छा जी मेरे अभी 7 साल होने में जी बच्चे के हमारे 3 साल पढ़े, तो हम बस चुप करके बैठ जाते हैं, बस जी बिस्तर के नीचे घुस जाते हैं, सोफे के नीचे घुस जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। खैर है, सेक्शन 117 इमिग्रेशन एक्ट 2014 क्या कहता है? उसके अंदर बहुत सारी चीजें कहता है वैसे तो, लेकिन एक चीज उसमें से वो ये कहता है कि अगर आप जानते बूझते हुए अंडरग्राउंड हो जाते हैं कि जी चलो हमारा टाइम गुजर जाएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब एकदम सामने निकल के एप्लीकेशन कर लेंगे, अब वो भी चीज आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। सो इसका जवाब क्या है? ये बात करने का जवाब ये है कि बजाय ऐसे कि आप खामोशी से आंखें बंद करके कहीं छुप जाएं, कोई ना कोई एप्लीकेशंस करते रहे। हाँ, अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस कर रहे हैं और हर चीज़ रिफ्यूज़ होती जा रही है और आप फिर फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते,
देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। या आपको नजर आ रहा है कि जी आज एप्लीकेशन डाली 3 दिन में फिर रिफ्यूजल आ जाता है, आज एप्लीकेशन डाली 1 हफ्ते में रिफ्यूजल आ जाता है, तो फिर वो करने का बार बार फायदा नहीं। फिर आपका यही कि फिर जब आपका मेच्योरिटी टाइम पीरियड आता है आप शायद उसका इंतजार कर लें तो बेहतर रहेगा। बट हर चीज़ आपकी केस के ऊपर डिपेंड करती है, आपके सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, कानून के मुताबिक ऐसी है, हमें उसको देख के चलना है। ठीक है जी। दूसरा सवाल आपका था कि आप अपनी मदर इन लॉ को बुलाना चाहते हैं। आप अगर यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, आप अपनी मदर इन लॉ को बुलाना चाहते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। अगर आप उनको प्रूव कर सकते हैं कि उनकी टाइज ऐसी हैं अपनी कंट्री के साथ, उनके हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो, उनके हो सकता है कोई डिपेंडेंट्स हो उनके ऊपर, हो सकता है वो काम करती हो सकता है उनकी कोई और एसेट्स ऐसे हों जिनकी वजह से वो उनको छोड़ के नहीं आना चाहती। कई लोग होते हैं कि जी उनकी फसलें उग रही होती हैं तो उनको वो देखभाल करनी होती है, कई होते हैं उनके बच्चे होते हैं, कई होते हैं उनका काम होता है, जो भी आपके रीजंस है मदर इन लॉ के वहाँ पे वापस जाने के, वो रीजंस देके आप फिर उनको कर सकते हैं। उसमें आपकी तरफ से यहाँ पे अपनी अकोमोडेशन शो करनी है और आपकी तरफ से शो करना है कि वो जब यहाँ पर आएंगी तो पब्लिक फंड्स के ऊपर कोई किसी किस्म का बर्डन नहीं बनेगी। अगर आप ये चीज़ें कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपकी मदर इन लॉ की एप्लीकेशन भी कामयाब हो सकती है। सिर्फ अ वर्ड ऑफ एडवाइस एट द एंड, वही जो मैं कहता होता हूँ, अगर आपको अपेंडिक्स की पेन होगी आप छुरी कांटा लेके खुद काटना नहीं शुरू कर देंगे, उसी तरह से मैं कहूँगा आपने एप्लीकेशन करनी है तो आप किसी वकील के पास जाके कीजिए जो अपना काम अच्छी तरह जानता हो। अब वो ज़माने नहीं कि आप एप्लीकेशन सारी की सारी खुद कर दिया करें। अब थोड़ी टेक्निकलिटीज़ आ गई, आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की जा सकती है, आपके ऊपर 10 साल तक का बैन लग सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ऑलराइट जी, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो जी। हेलो, कैसे हो? सब ठीक हो? ऑलराइट सर, ठीक ठाक। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है, मैं केस रीकंसिडर ਚ ਸੀਗਾ ਨਾ 2011 ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ 0001 ਔਰ 0003 ਰੈਡ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਤੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਆ, ਘਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਚਲੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ RED 0000 ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਟਸ ਸੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ FLR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ, ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਰੀਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਦਫਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਾਈਨਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਕਲੇਮ ਪਾਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਪਾਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡਿਟੇਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਬੈਕ ਇਨ ਯੂਰ ਕੰਟਰੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੋਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀ ਪੇ ਕੀਏ ਬਗੈਰ, NHS ਚਾਰजेस ਪੇ ਕੀਏ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਦੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਔਰ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਦੀ ਅਪੈਲੈਂਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ 2 3 5 6 8 12 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਸੈਂਸ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਗੂਏਬਲ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਡਾਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਠੀਕ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਨਾ ਦੇਈਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸ ਕਲੀਅਰਲੀ ਅਨਫਾਊਂਡਡ। ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਤੀ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਸਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਤੇ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਾਓ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਸਾਰਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਵੀ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ऑलराइट सर जी, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी जी, मैंने पूछना था कि मेरा ना ह्यूमन राइट की एप्लीकेशन है। ओके तो मैंने डाली थी काफी देर पहले, तकरीबन वो मुझे आए हुए यहाँ 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। ओके तो वो ना 2008 में रिफ्यूज हो गई। ठीक। उसके बाद उन्होंने भी कुछ नहीं, मुझे लेटर वेटर लिखा भी, जो है 1 साल 3 महीने के करीब हुए हैं, उन्होंने बिफोर ना मुझे लेटर लिखा था कि आप ऐसे करें कि हम आपके केस को ना रिकंसिडर करना चाहते हैं। ठीक। तो आप हमें अपने फोटो भेजें और साथ आप हमें जो है ना मेडिकल की जो आपकी रिपोर्ट। ठीक है सर, वो आपने कर दिया। अब अपने सवाल पे पहुंचे। ये मेरे पास है जी, आप मुझे काम की बात बताइए। सवाल क्या आपका? सवाल ये है कि वो 1 साल 3 महीने हो गए, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये क्या करेंगे, कब भेजेंगे, क्या सूरत हाल है? ओके चले ठीक है। आपने अपनी एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हम इसको दोबारा कंसिडर करना चाहते हैं, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भेजें। आपने वो डॉक्यूमेंटेशन उठा के भेज दी। अब आप बता रहे हैं कि आपको 1 साल और 3 महीने हो गए हैं, आप अभी तक इंतजार कर रहे हैं और आपको ये फिक्र है कि जी क्या बनेगा उसका। पहली चीज ये है कि आपने बताया कि आपको 13 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, आपको कुछ ना कुछ बनना तो चाहिए। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 13 साल के ऊपर आपको फौरन स्टेटस मिल जाएगा, बिकॉज कानून क्या कहता है, 20 साल गुजारने पहले यहाँ पे। 13 साल पे अब कुछ नहीं बनता, 14 साल भी खत्म हो चुका है। सो कानून ये कहता है कि पहले आप 20 साल गुजारेंगे तब जाके आपको यहाँ पे स्टेटस मिलेगा। सो 13 साल के ऊपर आपका कानूनी तौर पे तो नहीं बनता, लेकिन अगर आपके एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं
कि जिनको हम सारी चीज़ों को इकट्ठा करा के वो तिनका जोड़ के वो घोंसला बना लेते हैं और उनको दिखाते हैं कि नहीं जी एक सॉलिड ज़िंदगी गुजारी है बंदे ने यहाँ पे पिछले 13 साल में, और इन 13 साल की वजह से अब वापस इसकी कंट्री में जाके रहना है, इसके लिए सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज का बायस बनेगा, उसकी बेस पे आपको स्टेटस मिल सकता है। अब आप जो कुछ करना चाहते थे आप कर चुके हैं, आपको अब जो इंतजार करते हुए टाइम हो गया, मैं इसमें सिर्फ एक ही आपको मशवरा दे सकता हूं कि आप अपने लोकल एमपी के पास जाइए, एमपी को जाके कहें कि जी 1 साल 3 महीने हो गए मुझे इंतजार करते हुए जब से उन्होंने मेरे अपडेट मांगे थे। सो अब उसके बाद भी कोई फैसला नहीं है, अभी मुझे कोई फैसला लेके दो। एमपी आपकी सिफारिश नहीं कर सकता कि आपको स्टेटस मिले, लेकिन एमपी ये जरूर कह सकता है कि आपको जल्दी से उसके ऊपर कोई फैसला करके दिया जाए अगर कोई इनऑर्डिनेट डिले हुई है, जिस तरह के आपके केस में लग रहा है कि 1 साल और 3 महीने गुजर चुके हैं, तो काफी डिले हो चुकी है। ठीक है सर, बेस्ट ऑफ लक। नाज़रीन, एक और ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखते हैं, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नाज़रीन, दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूं। अपने सेकंड ब्रेक के बाद अपने सीधा सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मौसम अली बुखारी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने 10 इयर्स की बेस पे अप्लाई किया था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जी मार्च में। हाँ तो अभी तक मेरा कोई रिस्पांस नहीं आया, हाँ और मैंने बेसिकली मेरे पास लीव टू रिमेन भी थी हाँ अंटिल 2017। मेरी ना फैमिली यूरोपियन परमिट था मेरे पास। ठीक। तो मैं ये पूछना था कि कितना टाइम लेंगे और इसमें क्या टेक्निकलिटीज क्या मेरी मिसेज वर्क भी कर रही थी, लेकिन मेरा 10 इयर्स था, मेरे 10 इयर्स कंप्लीट। जी ठीक है, मैं समझ गया हूँ। आपने बस ये पूछना है कि जी क्या टेक्निकलिटीज में कितना टाइम लगेगा, राइट? जी बिल्कुल। चले मैं बताता हूँ सर। सबसे पहली बात, जो टाइम लगने वाली बात है, जब आप अप्लाई करते हैं 10 इयर्स की बेस पे, अगर आप बाय पोस्ट अप्लाई करते हैं, दे एक्सपेक्ट अबाउट 6 मंथ्स का तो मिनिमम उन्होंने टाइम लगाना ही है। सो उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लेकिन जो मुझे सुनने में आ रहा है वो यही है। मोस्टली अब जो क्लाइंट्स जा रहे हैं 10 इयर्स का, अब जो मुझे पता चला है वो यही है कि अब आप 10 इयर्स की बेस पे जाके ऑन द विंडो ऑन द डे भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आप उसके लिए चले जाते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब सवाल उठता है कि जी आपकी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं। आपके केस में सबसे बड़ी टेक्निकलिटी ये है कि आपका ये जो स्टेटस 10 साल तक कंटिन्यू हो रहा है, इसके अंदर आपकी कॉम्बिनेशन के अंदर यूरोपियन लॉ भी आ रहा है। अब अक्सर लोग ये कह देते हैं, जो मैंने सुना है बहुत दफ़ा, कि जी अगर आपकी किसी यूरोपियन नेशनल से शादी हुई है तो आप किसी और कानून में चले जाते, तो वो और ये दोनों आप मिक्स नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूँ गलत है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास लेट्स से 7 साल आपने गुजारे ऑन स्टूडेंट वीज़ा, PSW मिल गया, ये हो गया वो हो गया, आप उस तरह से चलते रहे, लीगल चलते रहे, और फिर आपने शादी कर ली किसी यूरोपियन नेशनल से हु इज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स इन द UK, और उन ट्रीटी राइट्स की बेसिस पे उसका यहाँ पे जो राइट बनता है उसके साथ आपका राइट बन गया यहाँ पे, और आपको 5 साल का स्टेटस मिल गया यहाँ, जो आपको 5 साल का आपका रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। अब ये जो सारा टाइम आपका गुजर रहा है, आपका लीगल काउंट हो रहा है। कानून ये नहीं कहता कि आप इमिग्रेशन रूल्स में हैं या आप यूरोपियन लॉ में हैं या आप किसी और चीज़ों की मलिया लॉ में हैं। कानून ये कहता है कि क्या आपने 10 साल कंटिन्यूअसली लीगल रेजिडेंस के साथ गुजारे हैं। सो अब जो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है मुझे, कि अगर आपके पास लीगल रेजिडेंस लगा हुआ है, जो पिछले 3 साल से आप चल रहे हैं अपने रेजिडेंस परमिट के ऊपर, लेकिन आपकी वाइफ काम नहीं कर रही, वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, या ना वो पढ़ रही हैं, ना उनके कोई सेल्फ सफिशिएंट मींस है, ना कुछ और। नाउ इफ शी इज नॉट एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका राइट बनता था वो खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली उनके राइट के साथ आपका राइट खत्म हो गया। सो अब दोनों राइट्स खत्म हो गए, तो इसका मतलब आपके पास रेजिडेंस परमिट तो है, जिसके ऊपर जादू से डेट्स ने गायब नहीं हो जाना, लेकिन वो रेजिडेंस परमिट आपका इन थियरी, इन लॉ आपका वैलिड नहीं रहेगा। सो ये इश्यू होता है इस तरह के केसेस के अंदर। अगर आपका ये है केस कि आप थ्रू आउट लीगल रहे हैं, आपने फिर शादी कर ली, उसके बाद आपकी वाइफ काम भी कर रही हैं, अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं, और आप कंटिन्यूअसली इकट्ठे रह भी रहे हैं इन अ जेन्युइन एंड सबसिस्टिंग रिलेशनशिप, और उसकी बेस पे आपको 10 साल कंप्लीट हो गए यहाँ पे, और आपने अप्लाई कर दिया इंडेफिनिट लीव के लिए, इंडेफिनिट लीव के लिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आपने सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया बिकॉज आपने 10 ईयर्स कंटिन्यूअस लॉफुल रेजिडेंस कंप्लीट कर लिया यूके में। जब वो कंप्लीट हो गया, आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए मैं ये कहूंगा कि टेक्निकलिटीज भी आपकी अभी तक तो ठीक ही लग रही हैं। इफ योर वाइफ इज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स
गेट्स इन इट्स जेन्युइन रिलेशनशिप। अगर तो सब कुछ वो ठीक है देन दैट्स फाइन, आपको भी सिर्फ इंतजार करना है। मार्च में आपने एप्लीकेशन की है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके शोर मचाना शुरू कीजिएगा। उससे पहले मेरा ख्याल है आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा। सितंबर में जब वो भी खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बनता तो अपने एमपी से रब्ता कीजिएगा, बट आई सस्पेक्ट आपका उससे पहले जवाब आपको आ ही जाना चाहिए इंशाल्लाह। और ऐसा बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वसीम बात कर रहा हूँ मैं जी। मैंने पूछना था, ये डेरिवेटिव जो रेजिडेंस कार्ड होता है, मैंने इसके लिए अप्लाई किया है। हाँ, कौन सी बेस पे? इसमें मेरे फादर जो हैं वो ब्रिटिश हैं, उनके बिहाफ पे मैंने किया था। ही इज एज ऑफ 70 जी। आप उनको ड्राफ्ट करते हैं? जी। ओके, सो आपने जिमरानो किया फिर? जी, जिमरानो केस किया हुआ है। इससे पहले मैं 2008 में जब आया था एज अ स्टूडेंट, उसके बाद मैंने FLR डाला था जो कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर मैं रिजेक्ट के रिफ्यूज किया था। फर्क है दोनों में, बहुत बड़ा फर्क है। मैं सारा दिन लोगों को समझाता हूँ। सर रिफ्यूज किया था जी, रिफ्यूज किया था। रिफ्यूज किया था, फिर उसके बाद मैंने वो क्या कहते हैं रिव्यू के लिए मैंने डाला था। उसमें उन्होंने लेटर मुझे लिखा था कि हाँ भाई तुम अपने सर्कमस्टांसेस बताओ। भाई ये तो पुरानी बात होगी ना। आप अब मुझे बताइए, अभी आप कहाँ पर हैं? अभी आपने जिमरानो की एप्लीकेशन डाली है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं उसके ऊपर? अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इस पे क्या मतलब कि क्या ऑप्शनें हो सकती हैं मेरे पास, मतलब कि क्या इस पे भी ये मुझे मतलब कैसे रिफ्यूज कर देंगे? आई डोंट नो, आपका एविडेंस क्या लगा है साथ, आपकी सिचुएशन क्या है उसके चलें बस ठीक है, आप रुक जाइए। नहीं, इस पे हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, कानून क्या कहता है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए थी। यहाँ बैठ के मैं आपको ये जवाब नहीं दे सकता कि हाँ आपका काम हो जाएगा या ना आपका काम नहीं हो सकता। आई कांट डू दैट। ठीक है, देखिए डेरिवेटिव रेजिडेंस कार्ड का मतलब क्या होता है? डिराइव करने का मतलब है कि किसी के राइट से आपका राइट निकल रहा है, आपने डिराइव किया वो राइट, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक, अब बात क्या आ रही है कि आपके फादर ब्रिटिश नेशनल हैं, 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, बीमार रहते हैं, आप उनको लुक आफ्टर करते हैं, आप उनके सोल केयरर हैं, फुल टाइम केयरर हैं। आपकी केयर के बगैर आपके फादर यहां पे नहीं रह सकते। अगर तो ये पॉइंट आप प्रूव कर सकते हैं with documents, with medical evidence, with your personal evidence, आपके फाइनेंशियल क्या हैं, उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, आपकी फोटोग्राफ्स होती हैं, आपके जो जो एविडेंस आप लगा सकते हैं सपोर्ट में इस चीज के कि आपके यहां ना होते हुए आपके फादर यहां पे सरवाइव नहीं कर सकते और उनको आपके साथ जाना पड़ेगा। अगर तो ये सिचुएशन आपने क्रिएट कर ली है तो उसकी बेस पे आपको डेरिवेटिव रेजिडेंस कार्ड ज़ेम्ब्रानो की बेस पे मिल सकता है। बिकॉज रुइस ज़ेम्ब्रानो के अंदर प्रिंसिपल क्या था? प्रिंसिपल सिर्फ ये था कि अगर एक ब्रिटिश नेशनल है, वो ब्रिटिश नेशनल किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर रह रहा है जो मेंबर स्टेट कहलाते हैं, उस मेंबर स्टेट के अंदर रहते हुए अगर उसको कोई केयर कर रहा है या उसको कोई लुक आफ्टर कर रहा है या कोई किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो उसको यहां रहने का, डिपेंडेंट को भी यहां रहने का स्टेटस मिल जाना चाहिए। अगर उसने ये प्रूव कर लिया कि जी अगर मैं यहां से चला गया तो मेरे इस यूरोपियन इस ब्रिटिश नेशनल को या जो वो यूरोपियन नेशनल मेंबर है उसको भी जाना पड़ेगा। सो कहने का मकसद क्या है? प्रॉब्लम आपकी क्या बनती है? आप हैं यहां पे, आपके पास स्टेटस है या नहीं है, या आप ओवरस्टे हो गए, कुछ भी है, अगर आप अपने फादर को लुक आफ्टर करते हैं, आपके फादर के डॉक्टर्स ये कहने को तैयार हैं कि जी आप उनको लुक आफ्टर करते हैं, यू आर द सोल केयरर। आपके फादर के लिए सोशल सर्विसेज की रिपोर्ट बन जाती है जो कहते हैं यू आर द सोल केयरर। आपके सोशल सर्विसेज के साथ सोशल रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा जाता है कि इनको 24 आवर केयर की जरूरत है या 20 आवर्स केयर की जरूरत है या 18 घंटे केयर की जरूरत है, जो कि सोशल सर्विसेज की तरफ से देने की कोई सेंस नहीं बनती। तो फिर भी आपका फायदा है। ये सारी चीजें मिला के फिर आपका डेरिवेटिव कार्ड बन सकता है जिसके अंदर आपने राइट अपना प्रूव कर लिया। अब ये राइट आपका कहीं से पैदा नहीं होता, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जब आपका वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, सो आप एक कॉन्फर्मेशन मांग रहे हैं उस चीज की भी। सो इसके ऊपर अब आपको सिर्फ ये करना है, आपने एप्लीकेशन अगर डाल दी हुई है आपको इंतजार करना है। इसमें कोई भी आपको इस चीज का जवाब नहीं दे सकता कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि किसी को आपके एविडेंस का नहीं पता। जिस किसी ने आपका एविडेंस देखा होगा वो आपको ज्यादा इसके ऊपर बेहतर गाइडेंस दे सकता है। हाँ, मैं ये आपको बता सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ ज़ेम्ब्रानो केसेस रिफ्यूज होते हैं बिकॉज लोगों को समझ ही नहीं होती कि केस में उन्होंने करना क्या है। प्लस एक तो ये चीज होगी कि जिसमें हम कहते हैं कि जी लोगों को समझ नहीं, ठीक है, हमने लोगों को भी एक तरह से वो सजा दे दी इसके ऊपर कि जी आपका कसूर है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि हमारी तरफ से बहुत अच्छे परफेक्ट केसेस तैयार हुए हुए होम ऑफिस बेवकूफियां मार के रिफ्यूज कर देते हैं।
वो क्या बेवकूफ़ी होती, मैंने ऐसा भी देखा है जहां वो कहते हैं कि जी आपका रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ फादर का हो या बेटे का हो या ग्रैंडसन का हो, ये एक ही लाइन में असेंडेंसी में या डिसेंडेंसी में चलता है, विच इज नॉट ट्रू। रिलेशनशिप आपका कोई भी रिलेशनशिप हो जो आपका ब्लड रिलेशन है तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर भी इसके अंदर आते हैं, अंकल एंड आंट भी इसके अंदर आ सकते हैं। मैंने ब्रदर एंड सिस्टर वाला केस किया हुआ है जहां पे सबसे पहला रिफ्यूजल हमें यही आया था कि जी आपने कैसे एप्लीकेशन कर दी जब यहां पे ये तो ब्रदर एंड सिस्टर है, ये तो पेरेंट और वो ग्रैंड पेरेंट या चाइल्ड होना चाहिए, सिर्फ तब एप्लीकेशन हो सकती है। अगर वो सुन रहे हैं जिनका केस था तो वो आई एम श्योर हंस रहे होंगे दोनों बहन भाई बैठे हुए। लेकिन हमने उस केस में इसी चीज पे लड़ाई की थी कि भाई ये चीज आपने गलत की है। अब क्या हुआ, बाय चांस, क्योंकि जब होम ऑफिस का डिसीजन आता है तो मेरे क्लाइंट्स जो थे वो आके मेरे पर नाराज हो रहे थे कि जी आप अच्छे वकील हैं, आपको ये नहीं पता कि हम एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो मैंने उनको ये समझाया था कि भाई कोर्ट्स होने का मकसद यही है कि होम ऑफिस भी कई दफा बेवकूफों वाली बोंगियां मारते हैं, जो उन्होंने इस केस में मारी हुई। होम ऑफिस ने यही किया, डिसीजन में ये लिख के भेज दिया कि नहीं जी बहन भाई तो अप्लाई ही नहीं कर सकते, ज़िमरानों के अंदर आ ही नहीं सकते, जो कि सरासर गलत है। और इस चीज को हमने कोर्ट में जाके प्रूव किया और फिर होम ऑफिस ने आके उस चीज को एक्सेप्ट किया और फिर हमने वो केस जीता था। सो आपको ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारा साथ लगाते हैं, आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स के पूरा करने के साथ साथ अपने जो एविडेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते हैं, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो सब कुछ नहीं करते तो दिल छोटा नहीं करना। अक्सर ये जो इस तरह के ज़िमरानों केसेस उसमें आपको फायदा ये होता है, आपने एप्लीकेशन की, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आपको, अब आपको एक तरह की गाइडेंस मिल जाती है कि जी किस किस पॉइंट पे उन्होंने रिफ्यूज किया, उन पॉइंट्स को यूज करके नए सिरे से नई एप्लीकेशन कर लें। दिल छोटा करने वाली कोई बात नहीं इसमें, ठीक है जी। बेस्ट ऑफ लक सर। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो 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 जी, वासाम। अली भाई, मुझे इधर 9 साल हो गए हैं, 2 साल के वर्क परमिट पे मैं आया था इधर। अच्छा, कोई एप्लीकेशन भी नहीं मैंने डाली अभी तक। जी। तो कोई मेरे चांस हैं कोई इधर? सर मुझे ये बताइए आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आई एम श्योर आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप जब आए थे तो आप 2 साल के वर्क परमिट के ऊपर आए थे, ठीक है। उसके बाद वो वर्क परमिट आपका खत्म हुआ, फिर अब आप उसके बाद ओवरस्टे होके बैठे हुए। अब आपको 9 साल हो गए, यानी 9 साल का मतलब है हम यहां से वापस 2015 से वापस जाना शुरू करें तो 2006 तक पहुंचते हैं। 2006 में अगर आपने केस डाला होता तो हो सकता है आपको लेगेसी में स्टेटस मिल गया होता। अगर आपने कोई एप्लीकेशन डाली होती, हो सकता है आपका ह्यूमन राइट्स में किसी चीज में आ गया होता, हो सकता है आप किसी और कैटेगरी में पूरे हो चुके होते। ये आपका परफेक्ट एग्जाम्पल है जो मैं लोगों को देता हूं कि भाई आप कोई एप्लीकेशन डाले बगैर किस चीज का इंतजार करते हैं। क्या कोई आपको दरवाजा खटखटाएगा, आगे कहेगा ढूंढ लिया ना, ये लो स्टेटस देना था आपको? ऐसा तो नहीं होगा ना। किसी ने आपको आके घर पे तो नहीं देना, उन्होंने आपको घर से अगर आके पकड़ा तो कहना ढूंढ लिया ना, चलो मैं निकाल रहा हूं यहां से, वो निकालने वाली बात होगी। सो आपको अपनी एप्लीकेशन कोई ना कोई डाल के अपने आप को सिस्टम में तो डालना है। अब आप या तो ये करें कि जी मेरा कानूनन क्या बनता है, तो मैं आपको जवाब देता हूं भाई आपका कानूनन कुछ नहीं बनता। आपके ना 20 साल कंप्लीट हुए, आपकी उम्र 18 और 25 साल के दरमियान नहीं लग रही कि आपने आधी जिंदगी यहां पे गुजारी हो, क्योंकि 9 साल पे फिर भी आपकी बात नहीं बनेगी। आप 18 साल के साउंड नहीं करते। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी आप 18 साल से कम हैं, बच्चे हैं, आप वो भी नहीं है कि 7 साल से ज़्यादा आपने गुजारे हो। आखिरी बात कौन सी रह जाती है? एक ही पॉइंट रह जाता है, आपको अभी यहाँ पे 20 साल नहीं हुए, लेकिन आपको इतनी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज होंगी वापस जाके अपनी कंट्री में सेटल होने में कि आप यहीं से एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब कानूनन आपका केस बहुत वीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और आप वापस चले जाइए या कहीं बाहर निकल जाइए, जिस तरह बहुत सारे अक्लमंद लोग यूरोप में जा रहे हैं। हिंट हिंट। सो आप उस चीज के बारे में सोचें। अगर आप वो सब कुछ नहीं करना चाहते और फिर भी बस ये कहते हैं कि जी मैंने यहीं पे रहना है, मेरा जीना मरना अब यहीं पर है, कसम खाई हुई है, जो मर्जी हो जाए यहां से नहीं जाना, तो भाई कुछ एप्लीकेशन तो डालो ना। कुछ डाल के बैठोगे तो उसका इंतजार करो। वही चीज़ है, वो दुआ कर रहे हो बस लॉटरी निकल आए, लॉटरी निकल आए, लॉटरी निकल आए, और वो बिजली कड़कती और आवाज़ आती है कि भाई टिकट तो ले लो ना जाके। ये आपका वही हिसाब है कि टिकट तो लें, पहले अपनी एप्लीकेशन तो डालें कि किसी हिस्से में आप आ तो सकें। आप कहीं पे आते ही नहीं है अभी। सो पहली बात, नंबर 1, एप्लीकेशन डालें, चाहे रिफ्यूज हो जाए, डजंट मैटर। एप्लीकेशन डालें, अपने आप को सिस्टम में रखें, उसको चलाते रहिए, अपनी डिफिकल्टीज बताइए कि आपके कितना टाइम यहाँ पे गुजरे, आपको क्या डिफिकल्टीज होंगी वापस अपनी कंट्री में जाके। जो कुछ भी होता है डज नॉट मैटर, एप्लीकेशन जरूर डाल दें। वोट डालने के बाद कल को रिफ्यूजल आता है, फिर बैठ के उसको देखें कि अच्छा अब हम उस रिफ्यूजल के साथ क्या कर सकते हैं।
अब लोग डरते हैं, ओ नहीं जी साइनों पे लगा देंगे, ओ जी घर पहुंच जाएंगे। अगर भाई वो आप उससे डरते हो, आपको वो रिस्क रहता है जो कि होम ऑफिस के साथ काम करने में रिस्क होता है, तो फिर तो आप वैसे ही खाली बैठे रहेंगे, कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। ओके, सो मेरा मशवरा आपको यही है कि पहले आप एप्लीकेशन डालें। आपको अभी यहां पर आए हुए 9 साल हुए हैं, ये नहीं कि आपको 19 साल गुजर गए कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बन गए। इन 9 साल का भी पता नहीं क्या एविडेंस होगा आपके पास, पता नहीं आपके पास बैंक स्टेटमेंट्स हैं कि नहीं, पता नहीं आपने टैक्स पे किया कि नहीं कहीं काम करके। 9 साल से आप फारिग तो नहीं बैठे होंगे। ये सारी चीजें देखते हुए फिर केस का फैसला होता है। सो माय सजेशन, मैं तो आपको अभी कुछ आपसे और सुने बगैर आपको ये कहूंगा, एप्लीकेशन जरूर डालें। रिफ्यूज होती है, डजंट मैटर, उसके बाद कुछ और डालें, उसको लेके चलें। हो सकता है आपको अपील का मौका मिले, आप जज के सामने पहुंचे, आपके केस में कोई ऐसी चीज निकल आए जो कि जज के दिल को भा जाए और वहां पे आपका काम हो जाए। ठीक है जी, कहने का मकसद ये, कुछ ना कुछ डाल के सिस्टम के अंदर अपने आप को रखें, कुछ चांस तो आपका बने ना, कहीं गिनती में तो आओ ना भाई। बस इतना कहता हूं। ठीक है जी नाज़रीन, अब हमारे ईमेल एड्रेस आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। मैं दफ्तर में बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा हूं। जो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं उनको नज़र आ ही रहा होगा, जो लोग क्लाइंट्स नहीं हैं उनको शायद कुछ देखने को अच्छा मिले अगर वो आके इस चीज़ को देखना चाहते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रहा हूं। जो ईमेल एड्रेसेस वाली बात कर रहा हूं, मैंने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था कि मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह वो प्रोग्राम अपना शुरू करने वाला हूं जहां पे मैं ईमेल्स का आपका जवाब दिया करूंगा एक वीडियो के ऊपर। सो इंशाल्लाह वो भी चीज़ देखते रहिएगा, कहीं ना कहीं आपको नजर आएगी ज़रूर। अगर आप मुझे ढूंढना चाहें तो हमेशा की तरह आप मेरी वेबसाइट से, आप फेसबुक से, आप वीनस टीवी से, आप लॉ सोसाइटी से, कहीं से भी, या यूट्यूब से आप कहीं से भी हमें ढूंढ सकते हैं। कोशिश यही रहती है कि जहाँ से भी, जहाँ तक भी हो सके मैं ज़रूर मावनत आपको प्रोवाइड कर सकूं, जहाँ तक हो सके मैं ज़रूर हेल्पफुल साबित हूँ आपके लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप बर्मिंघम में मिलना चाहते हैं, जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में कहा था, तो मुझे कल इंटरेस्ट अपना ज़रूर रजिस्टर करा दीजिए। अदरवाइज़ मैं फिर इस हफ्ते बर्मिंघम नहीं आऊँगा, फिर इंशाल्लाह अगले महीने आऊँगा। सो अपना इंटरेस्ट हो तो मुझे बताइएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।